नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में। उनको लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। चौहान वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? चौहान वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? तो इसका आंसर रहेगा 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। चौहान वंश का अंतिम शासक जो महान शासक रहा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए, कई बार इसको लेकर भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान, तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हम याद रखेंगे। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चौहान वंश के शासकों ने शासन किया था। 1192 में जो मोहम्मद गौरी की लड़ाई की थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। बहराइच के राजा किसके उपासक थे? तो बहराइच के राजा सूर्यदेव के उपासक थे। चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर। राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को उसकी सेना के साथ पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में क्या बनवाए थे? तो पोखर बनवाए थे। ये राजा सुहेलदेव वो हैं जिनको धर्म का रक्षक और राष्ट्र का रक्षक कहा जाता है। इन्होंने ये जो सालार मसूद है, इसको हराने के बाद किसी भी ऐसे विदेशी शासक में इतनी ताकत नहीं होती। लगभग 150 सालों तक वो भारत की तरफ मुंह उठाकर देख सके। तो राजा सुहेलदेव के नाम की टिकट भी हरियाणा गवर्नमेंट ने बनवाई है। चैप्टर की समरी में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। पृथ्वीराज 10 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। 13 वर्ष की उम्र में जो है पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठा। आगे देखते हैं। देखिए, सुहेलदेव कहाँ के किस राज्य के शासक थे? तो बहराइच मतलब बिहार में एक जगह है बहराइच, वहाँ के वे शासक थे। नायकी देवी गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय की माँ थी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी थी। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ का लेखक चंद्रबरदाई था। त्रायन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। अब करते हैं जिस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप से, जिनको हम मिलान कहते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र 21 क्षेत्रों में बटा हुआ था। बहराइच सुहेलदेव से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। जून 134 में क्या हुआ था? बहराइच सेना का हमला हुआ था, जिसमें सालार मसूद को मार गिराया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस पहले भी हमने एमसीक्यू के बेस पे किया कि चौहान वंश के शासकों ने 9वीं से 12वीं सदी तक शासन किया। इस राजवंश के शासकों ने आधुनिक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर शासन किया था। प्रारंभिक काल में इनकी राजधानी शाकंभरी अथवा सांबर झील थी। इसके बाद अजमेर को राजधानी बनाया गया, जिसके कारण इन्हें अजमेर के चौहानों के रूप में जाना जाता है। इस राजवंश का संस्थापक का नाम इसका जो संस्थापक रहा वो रहा राजा वासुदेव चौहान। तो चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? ये हमेशा याद रखेंगे, वासुदेव चौहान ने, राजा वासुदेव चौहान ने। इस वंश के प्रमुख शासक थे विग्रहराज प्रथम, गोविंदराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो हमें क्यों याद करने पड़ेंगे? क्योंकि इनको कभी कभी वो ऑर्डर में पूछ लेता है कि बताइए चौहान वंश के शासकों को आप श्रेणी में लगाइए कि पहले कौन है फिर उसके बाद कौन है, यानी कि बढ़ते कदम में। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। विग्रहराज प्रथम के बाद हुआ गोविंदराज प्रथम, इसके बाद विग्रहराज द्वितीय और उसके बाद तो तृतीय और चतुर्थ और फिर लास्ट में पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के महान एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। उन्होंने दिल्ली के आसपास अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1165 ईस्वी में हुआ था। यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और माता का नाम कमला देवी के पुत्र थे। उन्होंने बाल्यकाल से युद्ध विद्या सीख ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिरा था, जिसके कारण उसे अजमेर का शेर भी कहा जाता है। उसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1178 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अजमेर का शासक नियुक्त किया गया।
उनकी बहादुरी एवं शौर्य से प्रभावित होकर उनके नाना अनंगपाल ने उसे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए 1182 ईस्वी में बढ़ाना के राजा को परास्त किया और रिवाड़ी, भिवानी तथा अलवर के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमाल को भी हराया। 1186 में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को हराया। अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी भारत में किया। पृथ्वीराज चौहान ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये सारी की सारी डिटेल है पृथ्वीराज चौहान उस महान शासक की। देखिए क्या क्या है। पृथ्वीराज चौहान ने 64 कलाओं में 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। सम्राट पृथ्वीराज 36 अस्त्र धारण कर सकते थे। 36 अस्त्र धारण कर सकते थे। चंद्रबरदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज शब्द बेदी बाण चलाने में निपुण थे। जैसे कि मूवी आया था, मूवी में भी दिखाया गया था। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की 16 रानियों के नाम मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान धर्मशास्त्र, मीमांसा, आयुर्वेद, गणित व संगीत आदि विद्याओं के ज्ञाता थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और उनकी माता का नाम कमला देवी था। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पेशाची, मगधी व सूरसेनी का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। चलिए अब बात करते हैं और क्या क्या इनके बारे में। देखिए, क्या आप जानते हैं पृथ्वीराज के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 3 लाख सैनिक व 300 हाथी थे और सैनिक के रूप में कुशल घुड़सवार और ऊँटसवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोतों में पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय तथा हमीर महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी पढ़ लेते हैं, किससे रिलेटेड है। पृथ्वीराज विजय से भी संबंधित था, लेकिन जब हमीर महाकाव्य आएगा तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके बारे में याद करेंगे। पृथ्वीराज चौहान हमीर महाकाव्य, बड़े महावीर हुए तो महाकाव्य इस तरीके से कैसे भी रिलेट करके हम इसको पढ़ सकते हैं। वीर महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर है हमीर महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का महाकाव्य है जिसमें 1 लाख छंद व 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। देखिए कितने 2500 पृष्ठों का महाकाव्य है। इनके रचयिता जो है, इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे, पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि। उनके युद्ध यात्राओं के समय वह ओजस्वी कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। भारत को 1175 ईस्वी के बाद एक बार पुनः तुर्क आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इस बार तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। इससे बाद में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है राजा सुहेल देव। मैंने बताया ना, सुहेल देव जो जिसको धर्म का रक्षक, राष्ट्र का रक्षक कहा जाता है। इसने जब मोहम्मद गोरी के उसको सलार मसूद को हराया था तो सलार मसूद के बाद फिर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। जो गजनवी का भांजा था, गजनी का भांजा। 1175 ईस्वी के बाद एक बार फिर तुर्क आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और की बार था आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। उसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर अनेक आक्रमण किए। उसमें भारत में गुजरात का चालुक्य, दिल्ली और अजमेर का चौहान और कन्नौज की गहड़वाल नामक 3 शक्तिशाली राजवंश थे। ये तीनों राजवंश अपने आप में इतने सक्षम और शक्तिशाली थे कि वे अकेले अकेले तुर्क शत्रुओं से सफलतापूर्वक निपट सकते थे। मोहम्मद गोरी ने सैन्य बल के साथ साथ युद्ध की रणनीति की ओर विशेष ध्यान दिया और सर्वप्रथम उसने खैबर की बजाय अधिक सुरक्षित एवं छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया। जब प्रश्न आता है कि भारत में प्रवेश करने के यानी कि तुर्क जो आक्रमणकारी थे वो किस रास्ते का प्रयोग करते थे, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा ये प्रमुख दर्रे हुआ करते थे। दर्रा क्या होता है? दर्रा वो होता है प्राकृतिक स्थान होता है जहाँ जो पहाड़ों के बीच में से अपने आप बन जाता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को आसानी से जीत लिया। उसके बाद उसने उच्च के शासक भट्टी राय पर धोखे से विजय प्राप्त की। मूलराज और नायकी देवी से मोहम्मद गोरी की 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। यहाँ मूलराज द्वितीय की माँ
नायकी देवी के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना का सामना किया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को सेना की भारी पराजय हुई। मोहम्मद गौरी जान बचाकर गजनी वापस लौटा। यह पराजय इतनी भयंकर थी कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन में पुनः गुजरात की तरफ मुंह नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पेशावर और लाहौर को जीता। अब वह दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। एक और बात है दोस्तों, ये विदेशी शासक जितने इतने बलवान नहीं थे, इतने ताकतवर नहीं थे कि भाई वो हर किसी को हरा सकते थे। बस हमारे ही शासकों में कुछ कमी आ रही थी कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक और दूसरे का कोऑपरेट कम करते थे। दूसरी बात ये कि वो अकेले भी हरा सकते थे, लेकिन ये था ना कि भाई ये होता था कि कौन ऐसा कर देगा, तो इस वहम में रहते थे, वरना तो इतने पावरफुल नहीं थे। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया। देखिए किस महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया, तो हमीर महाकाव्य। ये जानकारी सिर्फ अब हरियाणा सरकार ने जो बुक लॉन्च करी है पिछले 1-2 साल से, इतिहास को बदला। एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक थी, हमारा इतिहास था, उसको बदलकर नई बुक जो लॉन्च की है, उस बुक में ये सारी डिटेल है। प्रबंध चिंतामणि एवं पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार हराया। चिंतामणि एवं पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार हराया, जबकि मुस्लिम लेखकों मिन्हास और फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान पर केवल 2 लड़ाइयां हुई। इतिहासकार दशरथ शर्मा का मानना है कि 1186 ईस्वी में लाहौर जीतने के बाद गौरी के सेनानायकों और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच में जो लड़ाई हुई, झड़पों में हिंदू लेखकों ने बड़ी लड़ाइयाँ लिखी, जबकि मुस्लिम लेखकों ने इनकी उपेक्षा कर दी। बिल्कुल ये ठीक बात है कि भाई जो मुस्लिम जो लेखक हुआ करते थे, जो अपने साथ आते थे, लेकर आते थे, मुस्लिम शासकों अपने साथ जो भी लेखकों को लेकर आते थे, वो हमारा इतिहास कम लिखते थे और अपना ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती है वो अपने कलम अपने हिसाब से चलवाता है। चल बात करते तराइन के युद्ध की। ये मुस्लिम लेखकों के अनुसार है कि भाई तराइन के 2 ही युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया और उसने पृथ्वीराज के सीमांत क्षेत्र बठिंडा पर अधिकार कर लिया, मगर पुनः कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज के सैनिकों ने गौरी के सैनिकों वहां से भगा दिया। अगले वर्ष 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपनी सैनिक तैयारी की और दिल्ली विजय की योजना बनाई। दिल्ली से 80 मील दूर दोनों के मध्य तराइन तरावड़ी के स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। यदि उसके सैनिक उसे नहीं बचाते तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। युद्ध में गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई और गौरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। गौरी के सैनिकों को सरहिंद तक खदेड़ा गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और बताया जाता है इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। लेकिन कहानी कैसे बताई गई वो देखिए। तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया, परंतु अब वह अपनी अपमानजनक पराजय को भूल न सका। मोहम्मद गौरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। गौरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे। पृथ्वीराज को जब यह पता चला कि वह भी अपने अधीनस्थ राजा की सहायता से तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हो, मोहम्मद गौरी ने रणनीति बनाकर उसे सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर उस समय हमला कर दिया, जिस समय सैनिक अपने नित्य कार्य से निवृत्त हो रहे थे। गौरी ने सेना को 5 भागों में बांटकर हमला किया। इस बार भी राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ऐसा नहीं कि पकड़कर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई हो, लेकिन लिखा है तो हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करके 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद राठौर को चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया।
इसमें क्या बताया, राजा जयचंद जो थे वो उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। मोहम्मद गोरी और उनके सेनानायकों कुतुबुद्दीन ऐबक एवं बख्तियार खिलजी को भी भारतीय शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। यद्यपि 1200 में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो गई, लेकिन इस कार्य में विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीयों के सतत प्रतिरोध के कारण 570 वर्ष 636 ईस्वी में 1206 तक का समय लगा। प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य का प्रधान होता था, राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थी। वह राजा का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासक, प्रबंधन, सेनापति व न्यायाधीश होता था। राजा विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करता था। ठीक है, ये आर्थिक व्यवस्था है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं राजा सुहेलदेव के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा सुहेलदेव एक वीर पराक्रमी शासक थे। ठीक है, और इनकी जानकारी एक ग्रंथ में मिलती है, मिरात ए मसूदी ग्रंथ में इनके बारे में लिखा गया। अपने पिता प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी में सुहेलदेव बहराइच राज्य के शासक में, बहराइच यानी बिहार में एक जगह है, उसने अपने पिता द्वारा स्थापित बहराइच राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। उसने राज्य के रक्षात्मक उपायों पर विशेष बल देते हुए सेना का पुनर्गठन किया। उसने 1027 ईस्वी से 1070 तक शासन किया। राजा सुहेलदेव ने महाराजा की उपाधि धारण की। राजा सुहेलदेव ने अवध में उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। यह क्षेत्र प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में विभक्त था, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, जहाँ राजा सुहेलदेव के सहयोगी उपराजा स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य करते थे, जिन्हें राजभर राजा भी कहा जाता है। राजभर राजा। राजा सुहेलदेव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबांकी, उन्नाव व लखीमपुर तक फैलाया। देखिए, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं राजा सुहेलदेव का जन्म 990 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन में हुआ था। वह राजभर के नाम से ही प्रसिद्ध है। इनके दो भाई बहरदेव और मल्लदेव थे। वे भी अपने भाई की तरह ही वीर व पराक्रमी थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अवध और मैदानी भागों में राजा सुहेलदेव की वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किया। वह मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज व सोमनाथ के अति समृद्ध मंदिरों को तोड़ने में सफल रहा। सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सलार मसूद ने भाग लिया था, और 1030 में गजनवी की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार व तुर्क राज्य का प्रसार करने की जिम्मेवारी सैयद सलार मसूद ने अपने कंधों पर ली। वह भी भारत में इस्लाम का प्रसार करने के साथ साथ यहाँ की धन संपदा को लूटना चाहता था। उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए आक्रमण किया। यहाँ उनका सामना राय महिपाल व राय हरगोपाल नामक 2 स्थानीय प्रशासकों से हुआ, लेकिन मसूद ने इनकी सेना को हरा दिया और दोनों लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। मेरठ, बुलंदशहर और बदायूं क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने मसूद की अधीनता स्वीकार कर ली। मसूद ने कन्नौज को केंद्र बनाकर पूर्व की ओर सेना भेजने का निर्णय किया। उसने सतारिक पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र की स्थानीय शासकों ने बहराइच के राजा सुहेलदेव से मसूद को रोकने का आग्रह किया। देखिए, मेन पॉइंट यहीं पर है, बहराइच का युद्ध। जून 1034 ईस्वी में सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सलार मसूद की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया, और इस युद्ध में सलार मसूद अधिक देर तक न ठहर सका। सुहेलदेव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विषभुजा बाण सलार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। इसके दूसरे दिन शिविर को देखभाल करने वाला सलार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। तो 1034 में जब राजा सुहेलदेव ने सलार मसूद को मार गिराया, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 1034 में तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने व यहाँ इस्लाम का प्रसार करने का साहस नहीं किया। इसके बाद आप देखेंगे 1192 में मोहम्मद गोरी, यानी कि यहाँ तक शासन जो था वो इतना
हमारे इतिहास में अगर हम नाम ले राजा सुहेलदेव का, तो बड़ी हमें वीरता, हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया था। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़रूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको ये है कि भाई कंटिन्यू हम जो करने वाले हैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th हिस्ट्री की बुक, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री की बुक जो है NCERT बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, RRB जो रेलवे टीचर की तैयारी करिए, DS KS KVS जिस भी आप डिपार्टमेंट्स की तैयारी जॉब लेना चाहते हैं, उसकी तैयारी इस SST के माध्यम से आप कर सकते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।